हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 28 करेंगे और पार्ट 28 में हम लोग आज करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स और 45th बीपीएससी से लेके 66 प्रीलिम्स तक जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में 45 से लेकर 66 तक, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कशन किया है और इससे एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकला है कि कौन सा चैप्टर जो हमारा है मिडाइवल में और एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर द बीपीएससी। उसी तरीके से ये जो हमारा सेशन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, मध्यकालीन आधुनिक भारत का, और इसमें हम लोग पार्ट 1 ही हमारा है। इसका कम से कम तो 4 से 5 पार्ट आएगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता नहीं, लगभग 30+ सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हम 45 में से 66वें बीपीएससी की बात करें तो लगभग 10 एग्जाम्स हुए हैं, तो उसमें एटलीस्ट कम से कम भी तो हमारा 300+ प्रश्न होंगे। तो उसको कभी कैसे कैसे हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 पार्ट में होगा। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री 3 पार्ट में होगा, मिडाइवल 3 पार्ट में होगा, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल के प्रश्न कम होने की वजह से वो 2-2 पार्ट में निपट गया। तो इसी तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। जितना भी सवाल होगा सारे सवालों को डिस्कशन करेंगे और मैं ध्यान रखूंगा कि सारे सवाल रिपीट ना हो इन सेशन में। ओके, तो ये हमारा सेशन होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 28 और इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न है, हु रोट द बुक देसर कथा। देसर कथा बुक को किसने लिखा, इस बात को आपको आंसर करना है। बहुत सिंपल सवाल है, इसका आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर ने बुक लिखा है देसर कथा। इस बुक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। सखाराम गणेश देवस्कर हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा और श्री अरविंदो घोष के सजेशन पर इस बुक को लिखा। और इस बुक में ब्रिटिश ने जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया था भारतीयों का, उसका चीज इसमें दिखाया गया। ठीक है, और ये पहली बार 1904 में इसको पब्लिश किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बुक कहीं ना कहीं जो बंगाल के यंग पीपल थे उस पर बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव डाला, इमेंस इंपैक्ट आप देख सकते हैं। और इसीलिए इस बुक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1910 में बंद कर दिया, 1910 में बंद कर दिया। जितनी भी इसके कॉपीज थे मार्केट में, आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई, वो सारे कॉपीज को कॉन्फिगर किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सवाल नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ए। चलेंगे सवाल नंबर 2 की, और सवाल नंबर 2 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा सवाल इससे आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सवाल है, आपका एओ होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। और जो पहला जो सेशन होना था इसको, ठीक है, जो पहला सेशन होना था वो सेशन होना था भाई बॉम्बे में, लेकिन बॉम्बे में उसमें प्लेग फैली हुई थी, इसलिए वहां पे नहीं हो पाया। और जो ये सेशन हुआ गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज पुणे में, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज पुणे में हुआ, पुणे के ग्वालियर टैंक में आयोजित हुआ। और फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स भाग लिए थे। कितने डेलीगेट्स भाग लिए थे, तो 22 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस में। और पहले जो प्रेसिडेंट, देखिए हर कांग्रेस के सेशन में कोई ना कोई प्रेसिडेंट बना, तो पहले जो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के वो बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसमें वायसराय की बात करेगा तो डफरिन था, उसमें ब्रिटिश पीएम की बात करेगा तो रॉबर्ट गैस्को साइनिन सेसिल था, और क्वीन की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया उस समय की बात करेंगे तो इंपेयर थी ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाकी हम जितने भी सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ओके, अब देख सकते हैं सेकंड सेशन कैलकाटा में दादा भाई नेहरूजी, तीसरा सेशन मद्रास में 1887 में, और उसमें प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट तीसरे सेशन में बने थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। देखिए सारे सेशन को याद नहीं करना है, लेकिन जो सेशन महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बनता है, वो सेशन को तो आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम 1 से लेकर 4-5 सेशन तो कंटिन्यू होना चाहिए स्टार्टिंग वाला। चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज ज्यूले बनी थी पहली इंग्लिश प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉर्ज ज्यूले बना। ठीक है, तो जॉर्ज ज्यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। 1896 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हुआ तो कलकत्ता में, लेकिन सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में, और प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सियानी। ओके, उसी तरह 1899 का जो आया था वो लखनऊ में हुआ था, और उसमें रमेश चंद्र दत्त थे जिन्होंने परमानेंट फिक्सेशन की बात की लैंड रेवेन्यू के 1899 में। चलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ओके सेकंड वाला। लेकिन फिर उसके बाद देखेंगे 1901 वाला, अगर हम देखेंगे
सबसे पहली बार गांधी जी कोई सेशन में भाग ले रहे। देखिए प्रेसिडेंट की बात नहीं मैं बोल रहा, गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे 1924वें सेशन में, लेकिन यहाँ में सबसे पहली बार अगर गांधी जी ने भाग लिया था कोई सेशन में, अगर हम बात करें कांग्रेस में अपियर हुए थे सबसे पहली बार गांधी जी, तो वो अपियर हुए थे 1901 के कलकत्ता सेशन में, और उस समय प्रेसिडेंट थे दिनसॉ ई वाचा। दिनसॉ ई वाचा थी, इस बात को आपको ध्यान रखना। पूछ सकता है कि पहली बार गांधी जी ने किस कांग्रेस सेशन में भाग लिया था, तो वो आपका 1901 कलकत्ता होना चाहिए। 5 में आपका बनारस में होगा, और प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। 5 का याद क्यों रखना है, क्योंकि इसमें स्वदेशी मूवमेंट का अगर हम बात करेंगे एक तरह से औपचारिक रूप से ऐलान किया गया था इसी सेशन में, ठीक है। 1906 वाला दादा भाई नौरोजी याद होना चाहिए आपको, इसमें स्वराज की बात अडॉप्ट किया गया था, और इसमें बहिष्कार जो बॉयकॉट मूवमेंट था इस समय स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात इसमें की गई थी। ओके, और 1907 वाला तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि सूरत स्पिल्ट के नाम से जाना जाता है, और इस समय कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। इस बात को आपको याद होना चाहिए। रास बिहारी घोष 1907 में भी रहे थे और 1908 में भी रहे थे। ओके, 1911 का कलकत्ता में होगा, और BN धर होंगे, और सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था यही समय, ठीक है। BN धर प्रेसिडेंट थे, और पहली बार जन गण 1911 में, पहली बार वंदे मातरम 1896 में, दोनों कलकत्ता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। 1916 का तो आपको याद होना चाहिए कि लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। RC मजमुदार आपके प्रेसिडेंट थे, और इसमें जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो बटे थे 1907 में, वो आपस में मिल चुके थे, और लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। हम चलेंगे आगे, ठीक है। 1970 की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था, और इसमें प्रेसिडेंट एनी बेसेंट पहली महिला अगर कोई बनी थी तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष तो 1917 में बनी थी। तो ये आपको महत्वपूर्ण कि पहली बार अगर महिला अध्यक्ष बना कांग्रेस में तो 1970 बना, लेकिन पहली बार भारतीय महिला पूछेगा ना तो 1925 के कानपुर में जाएगा, सरोजनी नायडू उस समय हो गई। इस बात को ध्यान रखिए। 20 का तो याद होगा, 20 में 2 सेशन, एक स्पेशल सेशन होगा, और स्पेशल सेशन में नॉन कोऑपरेशन जो रेजुलेशन के असहयोग प्रस्ताव की बात रखा जाएगा। ओके, तो उसमें लाला लाजपत राय होंगे उसके लीडर। 22 वाला गया में हुआ, और चेतन दास इस समय थे, और इसमें चेतन दास और अदर जो पार्टी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर हो गए, और स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया 1922 में। 25 तो याद हो। 24 तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी ने सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे गांधी जी, वो 1924 में। 1937 वाला याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और सबसे पहली बार गांव में कोई सभा आयोजित हुई तो 1937 में। एक मैंने छोड़ दिया 1912 वाला पटना के बांकीपुर में हुआ था। ऐसे मैंने पूरी जितनी भी सेशन है, मैंने कितना बार मैं रिपीट किया हूँ इस 45 डेज सीरीज में, कि आपको ऑलरेडी याद होगा अगर आप अच्छे तरीके से वीडियोज को पूरा देखते होंगे तब। 1938 का बात करेंगे तो हरिपुरा 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जिसमें अगर हम बात करें पहली बार 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। ओके, 1939 में सुभाष चंद्र बोस बने त्रिपुरी में, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे कुछ इनका डिमांड था कि जो स्वराज है इस तरह से चीजें उसको पूरे वाइड स्प्रेड फैलाया जाए, नहीं माने तो उस तरह से चीजें, तो लेकिन इसमें सब लोग राजी नहीं हुए थे, इसलिए 1939 में इससे बाहर हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। हम चलेंगे सवाल आगे। Who said स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर, बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे 1884 में गोपाल गणेश अंगरकर के साथ मिलकर, ठीक है। गोपाल गणेश अंगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था, इस बात को ध्यान में चाहिए। देन फर्गूसन कॉलेज 1885 में। इनके बारे में एक बुक है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, वेलेटाइन सिरोल का लिखा हुआ बुक है, वेलेटाइन सिरोल का लिखा हुआ बुक है इंडियन अनरेस्ट। ओके, और भारतीय शांति का जनक बोल दिया इनको किसने? वेलेटाइन सिरोल ने अपने बुक में। तो किसे बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने गणेश चतुर्थी, शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ। ओके, अमृतसर सेशन जो था 1919 का सबसे लास्ट सेशन था, जिसमें
बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी 1920 में। तो सबसे अंतिम सेशन अमृतसर सेशन 1919 वाला, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की अप्रैल 1916 में। ओके, अप्रैल 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने जो स्थापना की थी होम रूल लीग की, वो महाराष्ट्र और पुणे वाला क्षेत्र में, जो दक्कन वाला क्षेत्र था, कर्नाटक वाला बरार वाला क्षेत्र था, वहां पर इनका प्रचार प्रसार हुआ होम रूल लीग का। ओके, और इन्होंने अपने बुक केसरी, जो कि मराठी भाषा में लिखा हुआ था, और मराठा सॉरी बुक नहीं, बिकलिस था, साप्ताहिक था, और मराठा जो कि इंग्लिश में लिखा होता है, इसको कभी कंफ्यूजन नहीं होता, मराठा पूछेगा तो इंग्लिश और केसरी पूछेगा तो मराठी में। ये दोनों न्यूज़पेपर, और या बोल सकते हैं बिकली न्यूज़पेपर था, इसके माध्यम से उन्होंने आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एनी बेसेंट भी होम रूल लीग के मेंबर्स रहती हैं, और वो साउथ इंडिया अगर हम बात करते हैं जितना एरिया को ये कवर कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, उनके अलावा जितना भी एरिया था, नॉर्थ इंडिया वाला एरिया था, उन सारे एरिया में जो प्रचार प्रसार करने का काम किया ऑल इंडिया होम रूल लीग का, वो क्या एनी बेसेंट के द्वारा उन्होंने बुक भी, उनका जो कह सकते मैगजीन था कॉमनवेल्थ, उसके माध्यम से उन्होंने प्रचार किया। ओके, अब हम बात करेंगे इनके द्वारा किताब लिखा गया गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। वेदास के बारे में इन्होंने बोला है कि जो वेदा आए हैं वो आर्कटिक से आए हैं, जो आपके आर्यन आए हैं, ठीक है, सॉरी वेदास नॉट आर्यन। तो गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। इनका डेथ 1 अगस्त 1920 को होता है, इस बात को आपको ध्यान आना चाहिए। इसके बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। चलिए यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा, थोड़ा डिटेल जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ ले तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, ये तो सबको पता है कि जालियांवाला बाग ट्रेजेडी में लौटाई थी। उसी तरह से केसर हिंद की उपाधि लौटाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस बात को ध्यान रखें, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी में, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी में, इस बात को आपको याद रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की। 5 नंबर सवाल कहता है कि हु इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1905 में हुआ था, और इसमें था कि भारतीयों को यूनिट मतलब एकजुट किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सामाजिक काम के लिए, बहुत सारे सामाजिक सुधार के लिए उनको ट्रेंड किया जाए। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का लक्ष्य था। 1905 में स्थापना किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के। वाराणसी के कांग्रेस सेशन जो हुआ था बनारस में 1905 में, उसमें कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जहां से फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट का आप कह सकते हैं कि एक औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था द हितवादा, द पीपल्स पेपर, हितवादा। इस बात हितवादा न्यूज पेपर को अगर स्टार्ट करने का श्रेय जाता है तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि जितने भी आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय में जितने भी आपके हुए, जितने भी आपके बोल सकते हैं कि लीडर्स हुए, और उनके द्वारा जो लिखी गई कुछ बुक्स हैं, या उनके द्वारा मैगजीन चलाए गए, उनके द्वारा पब्लिश किए गए न्यूज़पेपर, वो आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ज्यादा मैं करवाया इसको लेके मैंने इतना ज्यादा मैं करवा चुका हूँ कि आपको याद होना चाहिए हर एक चीज। हम चलेंगे सवाल नंबर 6 की ओर। विच रिवोल्यूशनरी वेयर हैंग इन द ककोरी ट्रेन रॉबरी केस। देखिए ककोरी जो लूटा गया था 1925 में, तो ककोरी जो ट्रेन लूटा गया उसमें किनको फांसी की सजा दी गई, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। अगर फांसी की सजा की बात करेगा तो डेट इज राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी ककोरी ट्रेन लूटकांड में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ लिखा हुआ है कि ककोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो HRA के जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जिसकी स्थापना 1924 में हुआ था, उनके द्वारा अंजाम दिया गया। और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान मेन थे, ठीक है, मेन लीडर थे। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। इस बात को कि और भी लोग थे इसमें, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद थे, रविंदर लहरी थे, मुकुंदी लाल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भाग निकले थे। ट्रेन जो आ रही थी सहारनपुर, यहाँ पे शाहजहांपुर लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। सहारनपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही थी, और उसमें पैसे भी थे, और उसमें बहुत सारे ब्रिटिश खजाना था। ओके, तो जब ये HRA का संगठन हुआ तो लगा कि हाँ पैसा HRA को तो चाहिए ना, अब कोई संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए, आर्म्स चाहिए, तो इसलिए उसको ट्रेन को लूटा गया था। ओके, कि कुछ जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उसको फंडिंग किया जाए, और इसमें 43 रिवोल्यूशनरी को अरेस्ट किया गया था, 15 को इसमें कहने का मतलब है कि
का यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट 15 ऑफ अक्यूज्ड वेयर विथड्रॉन, मींस 15 है, इसमें 15 जो है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया गया। और 28 तारीख को विगन मींस की ट्रायल स्टार्ट हुआ 1926 में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ और लहरी एंड अशफाकुल्ला खान इनको मौत की सजा सुनाई गई। ओके, और सचिंद्र सन्याल की बात कर दें, सचिंद्र बख्शी की बात कर दें, उनको काला पानी का सजा मिला था। ओके, और चंद्रशेखर आजाद को कभी भी नहीं पकड़ा गया क्योंकि इसमें शामिल थे, फिर भी कभी नहीं पकड़ा गया, बट वो अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार के अपना जान गंवा देते हैं और 27 फरवरी 1931 को इस बात को ध्यान रखेगा। तो मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको इसके बारे में। हम चलेंगे सवाल नंबर 7 की ओर। लेकिन सवाल नंबर 7 कहता है हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया? अगर हम बात करेंगे तो चित्तरंजन दास के द्वारा ये बुक लिखा गया, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर भारतीय के लिए भारत। ओके, भारतीयों के लिए भारत CR दास के द्वारा लिखा गया, जिसको पता है कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं CR दास। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें और कोई चीजें हैं नहीं। हाँ, 1908 में इन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र जो केस हुआ था उसमें अरविंदो घोष के तरफ से एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डिफेंड उनको किया था। ओके, इस चीज को आपको याद रखिएगा। ये अनुशीलन समिति में भी अपने आप को एक्टिव रखें। कांग्रेस सेशन 1922 को तो पता ही है, गया वाला मिस में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में निभाई भूमिका। और इनका द्वारा कुछ न्यूज़पेपर है जिसका नाम है फॉरवर्ड, फिर बाद में इसका नाम लिबर्टी हो गया। तो इनके द्वारा न्यूज़पेपर ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड न्यूज़पेपर CR दास के द्वारा मतलब चलाया गया था। ठीक है, और इंडिया फॉर इंडियंस बुक भी इनका लिखा गया है। ओके, साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की जो स्थापना है उसमें इन्होंने ये को फाउंडर के रूप में रहे। ओके, चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि सत्य शोधक समाज, बहुत बार मैं बता चुका हूं, ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना किया गया सत्य शोधक समाज का। ओके, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में इसका स्थापना की गई सत्य शोधक समाज। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ओके, इनका फोकस था कि एजुकेशन और सोशल राइट जो भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप हैं, जो भी अति पिछड़े ग्रुप हैं, जो भी बहुत सोसाइटी में दबे कुचले लोग हैं, ये स्पेशली विमेंस शूद्र, इनको इनके राइट के बारे में बताया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनकी वाइफ सावित्री फूले हैं जो विमेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हेड बनी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारे सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? Who was the first women president of Indian National Congress? सेम चीज अब भी मैंने आपको बताया, पहली वीमेन प्रेसिडेंट कहेगा तो मिस्टर एनी बेसेंट, सॉरी मिसेज एनी बेसेंट, नॉट मिस्टर। अब पहली भारतीय पूछता था क्या सकते थे हम लोग? सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया, केवल कुछ मेंशन नहीं किया है, तो एनी बेसेंट है जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32वां सेशन जो हुआ था 1917 में, उसमें कोलकाता में, वहां पर ये बनी थी एनी बेसेंट पहली विमेन प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में क्या याद रखना है कि इनके द्वारा कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कॉमनवेल्थ इनके द्वारा 1914 में स्टार्ट किया गया। मद्रास स्टैंडर्ड स्टार्ट किया गया, फिर बाद में इसका नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनके द्वारा स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सी स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1 सितंबर 1960। उन्होंने देखिए बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में स्टार्ट किए थे और ये सितंबर 1916 में स्टार्ट किए थे, तो ये लेट से स्टार्ट किए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन 1970 he started Women's India Associations and 1972 All India Women Conference was held। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में पूना में हुआ था और इनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा है कि सरोजिनी नायडू वाज द सेकंड वीमेन, ये तो आपको पता है कि 1925 वाला कानपुर सेशन था, उसमें पहली बार सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1929 के ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस में भी इन्होंने भाग लिया था, इस बात को भी आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, फिर उसके बाद पहली अगर कोई राज्यपाल बनी तो सरोजिनी नायडू ही बनी थी, संयुक्त प्रांत का, जिसको उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 कहता है हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, सबसे पहली बार विनोबा भावे, कौन थे? विनोबा भावे सबसे पहली बार इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कमिटेड इंडिया इनटू सेकंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसेंट ऑफ, देखिए भारतीय लोगों से पूछना वचना है नहीं, सीधे बोल दिया कि भारतीय लोग भी हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में साथ, इंग्लैंड ने ऐसा किया। इस चीज को डिसीजन को अपोज करने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगस्त ऑफर आया था कि चलो पोर्ट लिया जाए भारतीयों को, लेकिन अगस्त ऑफर का कुछ खास नहीं लगा, उसमें कुछ जो भी चीजें प्रोविजंस थे वो खास नहीं लगा भारतीयों को, तो उसको ठुकरा दिया गया। देन इन्होंने कांग्रेस ने सोचा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए, और इसी तरह से पहला जो सत्याग्रह बने थे विनोबा भावे बने थे, एंड सेकंड जो बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे, और तीसरा बने थे वो ब्रह्म दत्त बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डेट भी आपको याद रखना है, 1940 अक्टूबर 1940 याद रखिए, डेट इज सफिशिएंट। हम चलेंगे सवाल नंबर 11 पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस, मैं कितना बार बताएं, इंडिया हाउस का स्थापना लंदन में किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ओके, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 में। ओके, और इसमें एक तरह से रहने का हॉस्टल था, एज ए हॉस्टल था, जिसमें 25 स्टूडेंट रहने का हॉस्टल था। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, मैडम कामा भी थे। और मेन कारण क्या था कि यहाँ पे लोग जैसे कि बाहर में, भारत में नहीं रखे, बाहर में रह के लोगों को ट्रेन किया जाए, एक राष्ट्रवाद का उनके अंदर लाया जाए, और वो भारत मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए मतलब कुछ प्लानिंग किया जाए, तो उसके लिए वो एक तरह से समझिए कि हॉस्टल टाइप का था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती थी। यहाँ पे लिखा है कि लीडर्स ऑफ इंडिया हाउस वाज टेकन बाय वीडी सावरकर ने, साथ में इंडिया हाउस का लीडरशिप मतलब इनके हाथ में आ गया मेन। और उसके बाद कृष्ण वर्मा ने इसके हेडक्वार्टर को पेरिस में शिफ्ट कर दिया। और देख सकते हैं कृष्ण वर्मा ने एक जर्नल निकाला था, इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, ये ध्यान रखिए, इंडिया सोशियोलॉजिस्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इंडिया हाउस के संस्थापक रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 1909 में मेंबर ऑफ इंडिया हाउस मदन लाल धिंगरा, जो आपको पता होना चाहिए कि सर WH का इन्होंने असैसिनेशन किया था, हत्या किया था, तो मदन लाल धिंगरा, इसको आपको याद रखना है। कर्जन वायली का हत्या किया गया था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, मदन लाल धिंगरा के द्वारा, इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। हम चलेंगे सवाल नंबर 12 की ओर, सॉरी हम 11 नंबर सवाल में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ मीटिंग पॉइंट आउटसाइड, मैंने जो चीज बोला मैं सेम चीज है कि एक आउटसाइड भारत के बाहर कुछ बनाया जाए मीटिंग करने के लिए, लोग इंडियन लोग जुड़े, इंडियन स्टूडेंट जुड़े और कुछ ना कुछ बातें हुई वहां पे। ओके, इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में इन्होंने भाग लिया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ओके, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो मैंने बताया, जस्ट मैंने बताया, सब चीजों को पता ही है। ओके, और इसके बाद हमारा कुछ इसमें नहीं, चलिए हाँ अब देखिए यहाँ पे है कि तारकनाथ दास जो हैं वो गद्दर पार्टी, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास ने दोनों ने गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस के बारे में पता है कि वो इंडियन रिवोल्यूशनरी हैं, और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या 1912 में, जिसको दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो 1942 में किया इन्होंने। ओके, और INA का एक तरह से फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं एक तरह से इन्होंने भी सपोर्ट किया। तो हम चलेंगे सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 12 की ओर। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में डकैती के लिए ठिकाना के रूप में किसने इस्तेमाल किया, तो चोर कौन था, लुटेरा कौन था, एक तरह से अगर हम बात करेंगे कोई यूरोपियन कंपनी, तो वो थी पोर्टुगीज। क्या थी, पोर्टुगीज, ये मैं बता चुका हूँ। तो पोर्टुगीज के बारे में ये सारी चीजें, आप देखिए पोर्टुगीज को मैं यहाँ से पूरा खत्म कर लूंगा। कैसे, पोर्टुगीज में कुछ पढ़ना ही नहीं। 1498 में वास्को डी गामा पहली बार आया, हेक्टर नामक जहाज से आया, वापस लौटा, 60 गुना फायदा हुआ, सबको लालच भरा। वास्को डी गामा फिर आएगा आगे, लेकिन यहाँ पे फिर सेकेंड जो पोर्टुगीज है वो आएगा कैब्राल, क्या, पेड्रो एल्वेराज कैब्राल आएंगे 1500। पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित होगी। पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस डी एल्मेडा आएगा, और एल्मेडा का है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसका नीति है कि समुद्र में मजबूत रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। बैटल ऑफ चौल लड़ा 1509 में, जो अरब का सैनिक था, सॉरी अरब के आर्मी आप बोल सकते हैं, जो अरबी व्यापारियों का आर्मी था। इंडियन जो राजा थे वहां पे मुस्लिम्स उनके आर्मी थे, ठीक है। और इस बार उदाहरण क्या, और कुछ भारतीय जो राजा थे, मतलब कहने का मतलब कि मुस्लिम राजा वो थे। ये 3 लोग मिलके इस मतलब अल्मेडा के साथ भिड़ा था, और इसमें हार हुई थी अल्मेडा की, लेकिन बाद में लेटर ऑन 1510 में फिर अल्मेडा जीत गया था।
तो बैटल ऑफ चौल 1509, इसमें अल्मेडा में इतना ही याद रखना, बालू वाटर पॉलिसी और बैटल ऑफ चौल सफिशिएंट है। अगर रियल फाउंडर की बात करेंगे, पोर्टुगीज शासन की बात करेंगे भारत में, तो एल्बुकर्क है, फ्रांसिस डी एल्बुकर्क, ठीक है। फ्रांसिस्को डी एल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक रहता है भारत का भारत नॉट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, और कोचीन को हेडक्वार्टर बनाएगा। 1510 में गोवा को छीनेगा, ठीक है, 1510 में गोवा को छीनेगा, अपने कब्जे में लेगा, सती के ऊपर रोक ये लगाएगा। इसके बाद नीनो डी क्यून्हा है जो गोवा को अपना हेडक्वार्टर के रूप में, पूछता है कि गोवा को राजधानी कब बनाया पोर्टुगालियों ने, मतलब किसके समय में, तो नीनो डी क्यून्हा ने बनाया। ओके, आगे चलेंगे। कार्टेज अरमेडा काफिला सिस्टम था इनका, कि कोई भी समुद्र में व्यापार करेगा तो उसको टोकन लेना पड़ेगा, ये सिस्टम था पोर्टुगीज का शासन करने का, मीन्स की व्यापार करने का। प्रिंटिंग प्रेस, आलू हो, तंबाकू हो, ये सारे शकरकंद हो, ये सारे चीज किसका देना है, पुर्तगालियों का देना है भारत में। इतना सफिशिएंट है पोर्टुगीज के बारे में आपका कंप्लीट। हम चलेंगे सवाल नंबर 13 की। अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग, ठग का जो था, ठग का व्यवस्था जो था वो किसके नेतृत्व में दमन हुआ। देखिए ठग की बात करेंगे तो इस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लेकिन जो हुआ उसमें कैप्टन, अगर हम बात करें कोई प्रशासक के रूप में था तो वो था विलियम हेनरी सिलीमन। विलियम हेनरी सिलीमन ने ठग को दबाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, 1835 में ठगी और डकैती डिपार्टमेंट बनाया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा, और इसमें जो हेड बने थे कौन थे, विलियम हेनरी सिलीमन बने थे। 1830 में ठगों को टारगेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग के द्वारा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और करके द इनिशिएटिव वाज ड्यू लार्जली टू एफर्ट ऑफ सिविल सर्वेंट विलियम हेनरी हु कॉट फेरिंगिया आल्सो नोन, देखिए ये देखिए फेरेंगे करके नाम था, और उनका सैयद अमीर अली, ये बहुत बड़े ठग थे, इनको लूटा गया, मिस की पकड़ा गया। द रिगरस ऑपरेशन अंडर सलीमान लेड टू कैप्चर, 1400 ठग को पकड़ा गया था, बात ध्यान रखिएगा, और सबको उम्र कैद से सुनाई गई, ठीक है। ओके, यहाँ तक स्पेशल जेल बनाया गया था जबलपुर में ठगों के लिए। फिर है कि विलियम बेंटिंग के समय में क्या क्या चीजें हुई, आपको पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार था पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया इन 1833। ओके, सती प्रथा को खत्म किए, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके समय में आया, जिसमें मैंने ये सारी चीजें आपको मेंशन था, ठीक है। तो हमारा हो गया कंप्लीट। सवाल नंबर 14 पर चलेंगे। वायसराय जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया वो है लॉर्ड लिटन, क्योंकि सेंट्रल रसिया का जो प्रभाव बढ़ रहा था इधर वाला एरिया में, सेंट्रल एशिया वाला एरिया में, इसलिए लॉर्ड लिटन ने योजना बनाई और आक्रमण किया, कहाँ पे, तो आपका अफगानिस्तान में। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही खतरनाक, आर्म्स एक्ट, सेकंड एंग्लो अफगान वार, क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, और इम्प्रेस ऑफ इंडिया भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी 1877 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या लगा था आपका, तो दिल्ली दरबार लगा था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार। चलिए, तो ये हमारा हो गया लॉर्ड लिटन के समय में। हम चलेंगे आगे। 15 साल कहता है कि वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे स्टार्ट किया गया था, दांडी मार्च से। कहां से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से। ओके, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें 12 मार्च 1930 को, खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन चला था। 300 कहीं कहीं पर डेट अलग अलग लिखा रहा था, 383 किलोमीटर 384 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी लोगों के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें नमक कानून बनाया और जो नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया। अब इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे बिहार में इसको चौकीदारी टैक्स को देने से मना किया लोगों ने, और इस तरह से इस कैंपेन की बात करेंगे तो ये नो टैक्स कैंपेन बन के वो बिहार में पॉपुलर हुआ था। तो बिहार में पूछता है सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस तरह से साल्ट वहां पे नमक कानून के लिए मतलब कहने का मतलब कि विरोध हुआ, उस तरह बिहार में क्यों विरोध हुआ था, बिहार में चौकीदारी टैक्स को लेकर विरोध हुआ था। ठीक है, सरबंदी कैंपेन मींस कि सरबंदी मतलब कि नो टैक्स, टैक्स देना ही नहीं। ये कैंपेन 1922 में लॉन्च किया गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ये बात को आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया का पार्टीशन हो उस समय जो अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अगर 1947 की बात कर, इसमें जो आपके थे वो हैं जेबी कृपलानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, जेबी कृपलानी।
कह रहा है कि कौन सा रीजन नहीं है कि जो सिपोई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपका पता सिपाही विद्रोह हुआ, वो कौन सा रीजन नहीं है। द इफर्ट ऑफ ऑफिसर टू कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनी को बढ़ाने के लिए वहां के ऑफिसर्स ने जो प्रयास किया उसके कारण क्या हो गया विरोध। ऑर्डर ऑफ सिपोई टू ट्रेवल ऑन शिप, ओके, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, द इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर। देखिए पहला बात, जो भी हिंदू सैनिक थे वो समुद्र में जाना नहीं चाहते थे, वो समुद्र से बाहर जाना नहीं चाहते थे, उसे अशुभ माना जाता था। ओके, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि कारण था ये कहीं ना कहीं बहुत 100 वर्षों का लगा, आप बोल सकते 1757 से लेके 1857 तक के 100 वर्षों का कहीं ना कहीं पूरा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम था, जो भी उत्पीड़न था, वही 1857 में फूटा था। भट्टा टैक्स, भट्टा क्या था कि अगर आप फॉरेन में सर्विस कर रहे हैं, अगर आप आर्मी हैं, इंडियन आर्मी के अंदर में, मीन्स की उस ब्रिटिश के समय में, तो आपको कुछ भट्टा मिलेगा, मीन्स की ऐसे एक्स्ट्रा मनी। लेकिन क्या हुआ कि भट्टा को रोक दिया गया, मीन्स नहीं मिल रहा था। तो ये दोनों कारण थे, लेकिन बाकी जो दो कारण है वो नहीं कारण थे आपका ईस्ट इंडिया मीन्स की 1857 के विद्रोह का। तो ये आपको ई इज द राइट आंसर, ये पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। मुगल इंपायर बहादुर शाह जफर के बारे में क्या ये बोला गया कि इनका जो इंपायर था वो फैला हुआ था केवल चांदनी चौक से पालम तक। मतलब 1857 की बात अगर हम करेंगे, उसमें मुगल साम्राज्य पूरे रूप से विघटित हो चुकी थी, और उसमें चांदनी चौक से पालम तक मतलब बहुत छोटे एरिया में, इवन दिल्ली के छोटे से एरिया में ये पूरा फैला हुआ था। मतलब मुगल सम्राट आप बोल सकते हैं कि एक वर्चस्व के रूप में आप बोल सकते हैं। बाद में आप देखिए 1857 का विद्रोह होगा, 1858 का एक्ट आएगा, मुगल पद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, चलेंगे हम आगे। 20 नंबर सवाल कहता है कि कौन है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया। तो वो आपका हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। बहुत ही फ्रेंडली इसका रिलेशन रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो निजाम ऑफ हैदराबाद इज द राइट आंसर। ओके, ये बाकी अगर हम बात करेंगे विजयनगर की बात करेंगे तो हरिहर बुक्का के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उसने कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा अंग्रेजों के साथ अच्छा बनाव नहीं रहा। फिर वही बात करेंगे बेलूथ हम्पी त्रावणकोर की बात करेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर था त्रावणकोर का, और वो सबसे पहली बार अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल किया था तो इसने ही किया था। ओके, और पोलीगर ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो इससे 1798 से लेकर 1805 तक इनके बीच में कहीं ना कहीं इंग्लैंड और पोलीगर के बीच में युद्ध हमेशा मतलब कि चलता रहा। ओके, बाकी निजाम ऑफ हैदराबाद है, इसने सबसे पहली बार सब्सिडरी अलायंस को साइन भी किया था, सहायक संधि को, और एंग्लो मराठा बार में ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तीसरा एंग्लो मराठा बार में ब्रिटिश को सपोर्ट किया, दूसरा तीसरा में, और कहीं ना कहीं पूरे एंग्लो मराठा मैसूर बार की अगर हम बात कर लें, एंग्लो मैसूर बार में भी पूरे ब्रिटिश के प्रति ये लॉयल रहा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया, फेथफुल एलाई ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अच्छा दोस्त मीन्स वफादार दोस्त या वफादार सहायक बोल सकते हैं, ब्रिटिश एम्पायर का बोला गया निजाम ऑफ हैदराबाद। 21वां सवाल का था नील विद्रोह के बारे में था। नील विद्रोह में क्या था कि देखिए दो तरह से अगर हम बात करेंगे नील विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा आपको। अब क्या था कि दो तरह से खेती हो रही थी, ठीक है, दो तरह से खेती हो रही थी अगर हम बात करेंगे। एक तो होगा रैयत। अब इंडिगो आप जानते हैं क्या होता है, नील, इंडिगो प्लांटर जो थे ये रैयत को सीधे बोलते थे कि अगर आपके पास एक एग्रीमेंट कर लो, क्या कर लो आप, एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट क्यों करेंगे, एग्रीमेंट कर लो कि आप अपने 25% खेत पे आप नील की खेती करोगे और हम लोग उसको खरीदेंगे। और एग्रीमेंट में क्या था कि भैया एग्रीमेंट करोगे तो हम आपको पैसा वैसा देंगे खेती करने के लिए, जो भी नील का चीज है सब कुछ करने के लिए। अब तो लोग पूरे जोश जोश में ले रहे थे सब कुछ, इनसे पैसा ले लिया गया, या कोई महाजन मीन्स जो पैसा देता है उनसे पैसा ले लिया। ओके, और नील की खेती करते, लेकिन फिर आप देखें कि आर्टिफिशियल नील यूरोपियन मार्केट में आर्टिफिशियल नील की जर्मनी बन जाएगा। अब ये जब नील बन जाएगा तो नेचुरल नील महंगा कौन खरीदेगा, आर्टिफिशियल नील बहुत अच्छा किफायती भी होगा, बहुत ज्यादा काम भी करेगा, तो इसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। इस तरह से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इसका पूरा बड़ा कहानी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए पीजेंट चाहते थे कि हम अब इंडिगो को नहीं उपजाएं, इससे क्या खेत भी इनफर्टाइल हो रहा था, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। और
उनको एकदम जो प्राइस ब्रिटिश ने फिक्स किया उसको ही बेचना था, ऐसा नहीं था कि अपने मन से। तो ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे बेचने के लिए फोर्स किया जाता है, इसीलिए ये इंडिगो रिवोल्यूशन हुआ। विश्वास ब्रदर ने इस चीज का कहने का मतलब कि लीड किया, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 1859-1860 में नील विद्रोह हुआ था, और नील दर्पण के माध्यम से दीनबंधु मित्र ने दिखाया किस तरह से नील जो कृषक हैं उनको किस तरह से उनके उत्पीड़न हो रहा उनका, उन्होंने नील दर्पण में अपना दिखाया। 1867 में इंडिगो कमीशन बैठा, उसमें बोला कि जो रायट है उनको जबरदस्ती इंडिगो उपजाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 22 पे चलेंगे कि दक्कन का जो दंगा हुआ था 1875 का, उसका कारण क्या था। उसका कारण यही था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा था महाजनों के द्वारा, ठीक है। दक्कन राइट का यही था कि महाजनों के द्वारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा था, इसलिए इसका दंगा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा कि रैयतबारी में क्या था कि हर साल टैक्स, आप हर साल जो रेवेन्यू जो आपका टैक्स जो है वो आपको बढ़ाया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं कि फिक्स कर देगा, रैयतबारी में था कि हर साल बढ़ा देंगे। अब हर साल टैक्स बढ़ रहा है, लोग कर्जदार से मीन्स की जो मतलब साहूकार है या आपका कह सकते हैं महाजन है, उनसे पैसा ले लेके खेती कर रहे हैं, लेकिन फसल नहीं हो रहा, लेकिन आपको टैक्स देना, उतना टैक्स फिक्स है वो देना पड़ेगा भाई, जो फिक्स कर दे रहा है हमेशा उतना देना है। अब इतना ज्यादा डिमांड था टैक्स का, ज्यादा बहुत ज्यादा हाई था डिमांड, लोग यहाँ एक गांव छोड़ के जहाँ पे टैक्स कम लग रहा है उस क्षेत्र में चले जाते थे, ये चीजें हो रही थी। लेकिन ज्यादा लोगों को एकदम रहा नहीं गया, तो सुपा विलेज में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जो भी उसमें शॉप पीकर थे बहुत सारे उनका बही खाता जला दिया, ओके, जो भी डेप्ट जो कर्ज लिया था उसका जो बॉन्ड बना था सब बॉन्ड जला दिया, सब लूट लिया, पूरा अनाज वनाज सब लूट लिया, पूरा आग लहरा दिया। इस तरह से साहूकारों के घर जला दिए गए, इसीलिए इसका रिपोर्ट आया था दक्कन राइट कमीशन का ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में। तो ये आपको डेट याद रखना है, 1875 में हुआ था। और इसका कारण क्या था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया रहा था महाजनों के द्वारा, ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए। रजनी पामदत्त ने बोला था कि दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म, मींस साम्राज्यवाद, मींस की इंग्लैंड के साथ उन्होंने लड़ा भी और उनका सहयोग भी किया, मींस की उनके साथ एक कह सकते हैं कोलैबोरेशन भी किया। ये किसका काम था, ये बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, एक तरह सेफ्टी बॉल्व के रूप में काम किया। ओके, ये रजनी पामदत्त का कहना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, रजनी पामदत्त एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन के बात करेंगे जर्नलिस्ट थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका द्वारा एक मैगजीन बनाया गया, स्टार्ट किया गया, लेबर मंथली, क्या लेबर मंथली 1921 में। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर के कौन सा इसमें राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं, द हिंदू समाचार राष्ट्रवादी है, बंगाली राष्ट्रवादी है, मराठा राष्ट्रवादी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जो है कुछ ब्रिटिश लोगों के लिए ये निकलता था फॉर द वेस्टर्न पीपल, और इसमें उस तरह से कोई भी तरह का नेशनलिज्म की भावना जगाने वाले कोई ऐसा आर्टिकल नहीं चलता था। लेकिन देश द हिंदू, बंगाली, द मराठा, ये ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि एक राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर है। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया, ओके, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। बंगाली जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके एडिटर के रूप में रहे। मराठा तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है और बालगंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया था। केसरी तो पता है, केसरी जो है वो मराठी में लिखा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 1838 में जयदीप बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये उसमें उतना नेशनलिज्म की भावना या नेशनलिज्म वाला चीज इसमें नहीं छपता था। ओके, 25वां सवाल कहता है कि ये सारे कुछ ऐसे प्रार्थना समाज हैं, यंग इंडिया है, लोकहितवादी हैं, सत्यशोध, ये किससे संबंधित है बताना है। तो ये प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी आपको इस ऑप्शन में मिलता है और बाकी कोई ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, डेट इज ये आंसर हमारा हो जाएगा। लोकहितवादी में बता चुका गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले। और रहमानाई मजदान सभा की बात करेंगे तो आपका नरोजी फुरदोंजी ने, ठीक है, नरोजी फुरदोंजी ने इसको स्टार्ट किया था। पार्सियन एक तरह का ये सभा था, पार्सियन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे आगे, आपके सामने है, इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। 26वें साल की बात करेंगे, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है, द हिंदू, केसरी, बंगाली। अभी तीनों मैंने बताया, आप ऑप्शन से दे पाइएगा। द हिंदू पूछेगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर होगा, केसरी पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक होगा। देन आपके अगर हम बात करें आपके सामने यहाँ पे बंगाली तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी मैंने जस्ट मैंने बताया। अब यहाँ पे एक हिंदुस्तानी नया आपके लिए तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है।
2-3 याद रखिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द हिंदू सुब्रमण्यम, केसरी गंगाधर तिलक, बंगाली सुंदरनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल नंबर 27 की ओर चलेंगे। लोकमान्य तिलक नाम कब आया, बाल तिलक को कब बोला जाने लगा? जब उसने रैंड मर्डर, जो एक देखिए रैंड मर्डर केस था, रैंड मर्डर केस, इसमें ये पकड़े गए थे और इनके ऊपर ट्रायल चला था, तो इसके कारण ये जेल में चले भी गए थे, तो इसके कारण जब ये निकले तो फिर ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इसके कारण ही इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। लेकिन हालांकि बीपीएससी ने सवाल को पूछा, इसके बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे बीपीएससी ने इसको ऑप्शन में तो ये आंसर दिया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, जिसको रैंड मर्डर केस में इनको दोषी माना। ओके, और इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसलिए क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे, क्योंकि रैंड मर्डर केस में प्रफुल्ल चाकी ने इनकी हत्या की थी, लेकिन ऐसा बोला कि इसने लोकमान्य तिलक ने मतलब प्रफुल्ल चाकी को इंसाइट किया, भड़काया, तब इसने जाके एक मर्डर किया। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, बहुत ही ब्रूटल मेथड से अगर हम बात करें, देखिए देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है कि 1897 में प्लेग हो गया था बॉम्बे में, आपको पता होना चाहिए। तो वहां का जो कलेक्टर था, असिस्टेंट कलेक्टर था, उसने रोकने के लिए बहुत ज्यादा दमनात्मक कार्रवाई अपनाया, मतलब पलक को रोकने के लिए। उससे बहुत सारे लोग का जो भी लोग बीमार थे उसको गोली मार दिया गया प्लेग से। तो ये कहीं ना कहीं तिलक ने इस चीज का अपोज किया और अपने केसरी न्यूज पेपर जो था उसमें, जो भी आपका वीकली कह सकते हैं, उसमें भगवत गीता इस तरह से चीजें डाल के चीजों को किया गया कि नो ब्लेम कुड बी अटैच्ड टू एनीवन हु किल्ड एन ऑपरेशन विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवार्ड। ये सारी चीजें किया गया, इसलिए ये थोड़ा फेमस हुआ। फिर मिस्टर रैंड के बारे में और उसके स्टैंड को जो हत्या किया गया, ओके, उनके हत्या को भड़काने, मतलब हत्या करवाने के मामले में उनको पकड़ा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 18 मंथ तक वो सजा में रहे थे और इसके लिए वो थोड़ा फेमस हो गए, इसलिए उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दिया गया। इस बात में मीन्स की बेलव्ड लीडर ऑफ द पीपल, मीन्स की लोगों के द्वारा बहुत ही लोकप्रिय नेता। ओके, सवाल नंबर 28, भगत सिंह की उम्र क्या होगी जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब, देखिए लाहौर असेंबली या लाहौर कॉन्स्पायरेसी कैसे बोलते हैं इसको, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें इन्होंने बम फेंका था। देखिए इनका जन्म 1907 में हुआ, सितंबर में, और बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। ओके, 2 बिल पास हो रहे थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल पास होता बहुत दिक्कत था इंडिया के लिए। ये दोनों बिल को पास न होने देने के लिए इन्होंने खाली बेंचों पे बम फेंका था, बोला था कि बाहरों को सुनाने के लिए ये गुंज काफी है। और ये जो बम फेंका था 1929 में, 30 में उनकी उम्र 21 साल समथिंग था, लिटिल मोर देन 21 ईयर। 29 में सवाल करता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 का, काला कानून जिसको बोल सकते हैं, ना अपील ना वकील ना दलील, इसके खिलाफ ही रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया। और इसके मतलब इसी सत्याग्रह के दौरान जब लोग सब जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे बैसाखी के दिन, तो सब पे गोली चला दी गई जनरल डायर के द्वारा और इसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। तो ये हमारा रॉलेट सत्याग्रह इज द राइट आंसर। ओके, ये आप देख सकते हैं। इस नंबर सवाल करता है कि सो ऑलवेज द सेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट टू द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरी ऑन एंड दिस द व्हाइट मैन वर्ड मींस की ये बताया जा रहा है कि हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मनामे के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है। और ये श्वेत व्यक्ति का वो मीन्स की जो भी भारत सरकार जो भी काम कर रही है वो हमेशा अंग्रेजों से सुझाव लेके, सारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका सुझाव लेके काम कर रही है। तो इसलिए व्हाइट मैन वर्डन कहा था, व्हाइट मैन वर्डन कहा था किसको? तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था व्हाइट मैन वर्डन। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये भारतीय गोरे श्वेत व्यक्तियों का बोझ है हमारे ऊपर, और इसलिए कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम 30 सवालों को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वीडियो जाएगा और डिटेल में आज गया हूँ, लेकिन रोज इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वाला सवाल कुछ ज्यादा था। अब देखिए एक से दो सेशन कर लेंगे ना तो फिर अगला सेशन ऐसे ही बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, सवाल बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। और मेरे तो आवाज भी नहीं निकल रही, मैं बहुत ज्यादा कंटिन्यू बोल रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।